ओके, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 9 मेटल एंड मेटलर्जी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और हम अभी पिछले लेक्चर में मेटलर्जी के पूरे स्टेप्स कवर कर चुके हैं कि किसी भी मेटल को उनके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो देयर आर 3 स्टेप्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। द फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दैट मीन्स removal of impurities from the ores. The second process is reduction of the metal or extraction of the metal from their ores. The third process is purification of the metal. ठीक है, और उसके डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन। यानी आयरन पर्टिकुलर एक ऐसा मेटल है जो हमारे सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है और उसको किस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, उसके ओर से किस तरह से मेटल को निकाला जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस आपके साइंस की बुक में अवेलेबल है और ये हमारे एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब आयरन का जो मेटलर्जी का प्रोसेस किया जाता है, यानी उसके ओर हेमाटाइट या मैग्नेटाइट से जब हम आयरन को निकालते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया एक भट्ठी के अंदर की जाती है, जहाँ पर हमको टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1800 डिग्री सेल्सियस तक या 1600 डिग्री सेल्सियस तक हमको मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए हमको एक ऐसे भट्ठी की जरूरत पड़ती है जहां पर इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके और पिघला हुआ जो लोहा रहे वो उसके अंदर रखा जा सके ताकि उसको प्योर किया जा सके। इसके लिए हमको ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत पड़ती है। ये स्क्रीन पर आपको सामने नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस। फर्नेस बोलते हैं भट्ठी को। ये भट्ठी यूजुअली स्टील की बनी होती है जिसके अंदर ब्रिक्स लगे होते हैं काफी अच्छी क्वालिटी के, ताकि हीट जो है इस भट्टी से बाहर बहुत ज्यादा अमाउंट में ना निकल सके और पूरी की पूरी हीट अंदर कैद हो जाए, ताकि उससे हम लोहे को पिघलाएं और उससे इम्प्योरिटी को अलग कर सकें और प्योर लोहा हमको यहाँ से मिल सके, आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ इसके पार्ट्स में आपको समझा देता हूँ। ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इसके 3 हिस्से हैं। ठीक, इन 3 हिस्सों को हम लोग टेम्परेचर के अलग अलग नंबर से यहाँ पर दिखाते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे सबसे पहले ये अपर पोर्शन आपको देखना है, ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिख रहा है, देखिए 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। ये पहला हिस्सा है हमारा, 400 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो मिडिल पोर्शन होता है, जो काफी चौड़ा होता है, ब्रॉड पोर्शन। यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर हमको कितना दिखता है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। यानी ऊपर का टेम्परेचर अलग होता है, मिडिल पोर्शन का टेम्परेचर उससे ज्यादा होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर देखिए, यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस और कभी 1800 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये लोअर पोर्शन इसको हम कहेंगे। अब इनके हम नाम अलग अलग रखेंगे, वो भी आगे आपको मैं आराम से बताता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इनलेट बने हुए हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। यहाँ से गर्म हवाएं जो हैं अंदर हम लोग कंप्रेस करते हैं, बाहर से गरम गरम एयर जो है यहाँ से हम लोग अंदर ब्लो करते हैं, ऐसा समझिए। और ये जो हॉट एयर होती है इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस होती है। 800 डिग्री सेल्सियस तक ये हवा गर्म रहती है। ये हवा जब अंदर जाती है तो लोहे को पिघलाती है और अंदर का टेम्परेचर यही एयर मेंटेन करती है। समझ आया? ऊपर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर 2 आउटलेट बने हुए हैं, ये देखिए, ये 2 आउटलेट हैं। अब अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे और गर्म एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और जो चीजें इसमें मिला के डालते हैं, जैसे ऊपर देखिए, ओर को हम रोस्ट करके, फाइन पाउडर बना के रोस्ट करके उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। ठीक, और कोक मिलाते हैं, कोक बोलते हैं कोयले को, कोक कोयले को बोलते हैं, लेकिन ये वैसा कोयला नहीं है डायरेक्ट जो खदान से निकलता है। कोक का मतलब ये होता है कि कोयले को हम लोग ऑक्सीजन के अब्सेंस में गर्म करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोयला यूजुअली हम जलाते हैं, उससे एनर्जी हमको मिलती है, हीट एनर्जी। लेकिन अगर कोयले को बिना ऑक्सीजन के गर्म किया जाए तो फिर वो कोयला कोक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है कोल और कोक के बीच में। तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा। कोल का मतलब कोयला और कोक का मतलब भी कोयला होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सिंपल कोयला है जो खदान से मिलता है,
और कोक का मतलब होता है ये वो कोयला होता है जो खदान से निकलता है, फिर उसको हम गर्म करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ आया? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में यानी बिना ऑक्सीजन के अगर कोयले को गर्म कर दिया जाए तो वो कोयला किस में चेंज हो जाता है? कोक में चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर कोक लेते हैं, कोयला ही है चूना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सबको एकदम फाइन पाउडर बनाते हैं और सबको मिला लेते हैं। यानी जो ओर है आयरन का, हेमाटाइट, हेमाटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। ये जो ओर है हेमाटाइट वाला, इसको फाइन पाउडर किए, चूने को फाइन पाउडर बनाए, कोयले को फाइन पाउडर बनाए और सबको आपस में मिक्स कर लिए। और मिक्स करने के बाद यहाँ ऊपर से इसको हम यहाँ से इनलेट कराते हैं यानी डाल देते हैं। समझ आया? अब जब ये पाउडर नीचे गिरेगा तो इसको अलग अलग टेम्परेचर से होकर के नीचे उतरना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से, और अलग अलग टेम्परेचर पर इनका केमिकल रिएक्शन अलग अलग होगा क्योंकि हमने कोयला मिलाया है। और पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कोयला क्या करता है, रिडक्शन कराने के काम में आता है। जब हम टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं तो जो जो चीजें यहाँ पर हम मिक्स करते हैं उनके साथ कोल जो है या कार्बन जो है वो केमिकल रिएक्शन करके आयरन को रिड्यूस कराता है, उसके ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेता है और आयरन को अलग करा देता है मोल्टन स्टेट में। ठीक है, यानी रिडक्शन के काम में आता है कोयला। इसी प्रकार से लाइम स्टोन जो हम डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये जो इसमें इंप्यूरिटी होती है उस इंप्यूरिटी को अलग करने के काम में आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यहां से जो बनता है CaO, उसको हम कहते हैं फ्लक्स। वो फ्लक्स आयरन में या ओर में जो इंप्यूरिटी होती है, मिट्टी वगैरह, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कह लीजिए, उसके साथ कंबाइन होकर के इंप्यूरिटी बना के अलग हो जाती है। उस इंप्यूरिटी को हम बोलते हैं स्लैग। ये सारी चीजें आगे आएंगी और ये इंपॉर्टेंट बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल के लिए अभी ये समझिए कि इस ब्लास्ट फर्नेस में ये ऊपर के हिस्से किसके बनाए जाते हैं, बाहर का जो दीवार होता है ये ब्रिक्स का बना होता है। यहाँ लिखा है ना रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, यानी ईंटा अच्छी क्वालिटी का, और अंदर स्टील की प्लेट होती है। इसमें अंदर का जो पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, ये स्टील के बने होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें ऊपर से हम और डालते हैं, ये दो आपको आउटलेट दिख गए, यहां से जो केमिकल रिएक्शन होकर के गैसेस बनेंगी, वो गैस यहां से बाहर निकलेंगी इस तरह से। तो दो दरवाजे हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, दो खिड़की, ताकि दोनों खिड़की से यहाँ से जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये यहाँ से बाहर निकल सकें। आई बात समझ? नीचे की तरफ दो इनलेट हमने बनाया है, यहाँ से गरम गरम हवाएं हम लोग कंप्रेस कराते रहते हैं, अंदर ऐसे डालते रहते हैं और इसी के कारण पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पे दो आउटलेट और बना हुआ है। एक आउटलेट यहां पर है और दूसरा आउटलेट यहां पर है। जो इंप्यूरिटी होगी वो इंप्यूरिटी यहां से निकलेगी। इंप्यूरिटी को हम लोग स्लैग बोल रहे हैं, स्लैग। आगे हम डिस्कस करेंगे स्लैग किसको बोलते हैं। और जो भारी मोल्टन मेटल होगा, आयरन जो होगा वो भारी होता है, तो डेंसिटी के डिफरेंस के कारण इंप्यूरिटी और आयरन ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। इंप्यूरिटी हल्की होती है तो ऊपर रहेगी और आयरन भारी होता है तो नीचे आ जाएगा। तो पिघला हुआ लोहा आपके आखिरी वाले आउटलेट से यहां से बाहर निकलता है, मोल्टन आयरन, पिघला हुआ लावा लोहा, और जो इंप्यूरिटी होती है स्लैग वो यहां से बाहर निकलती है। तो नीचे की तरफ हमने दो आउटलेट बना रखे हैं, एक से इंप्यूरिटी, पिघली हुई इंप्यूरिटी बाहर निकलती है जिसको स्लैग बोलते हैं, और एक से पिघला हुआ प्योर लोहा यहां से बाहर निकलता है जिसको हम लोग मोल्टन आयरन बोलते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू है ब्लास्ट फर्नेस का। अब इसको आप एक एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ब्लास्ट फर्नेस इज ए सिलेंड्रिकल फर्नेस। इसका शेप कैसा होता है? सिलेंडर शेप होता है, दिख रहा है आपको ना, सिलेंडर जैसा ही है ये। सो ब्लास्ट फर्नेस इज ए सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड ऑफ स्टील। किसका बना होता है? स्टील का। हुज इनसाइड्स आर लाइंड विथ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। जिसके अंदर की तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं? पत्थर लगा देते हैं, ब्रिक्स, ताकि हीट बाहर न निकल सके, और आउटर पोर्शन शायद स्टील का होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बताने में ऊंच नीच हो जाता है। तो बाहर का जो पोर्शन है वो स्टील का बना होता है और ये ब्रिक्स वाला हिस्सा अंदर की तरफ होता है। अंदर ऐसे ब्रिक्स लगे होते हैं। ठीक है, ईंटें ज्यादा गर्म नहीं होते ना, तो उसके कारण हीट बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होती। हीट एनर्जी है, एनर्जी हम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भट्ठी के अंदर ही रहे, ताकि पूरी की पूरी एनर्जी लोहे को पिघलाने के लिए यूज की जा सके। ठीक बात। अब यहां ध्यान से देखिएगा, तीन हिस्से इसके। द ब्रॉड पोर्शन इन द मिडिल ऑफ द फर्नेस, ये बीच वाले पोर्शन की बात हो रही है, जो चौड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है ना। द ब्रॉड पोर्शन इन द मिडिल ऑफ द फर्नेस हैज इनलेट थ्रू विच हॉट एयर 700 to 800 डिग्री सेल्सियस इज ब्लोन इनटू द फर्नेस। ये जो चौड़ा हिस्सा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर दो इनलेट होते हैं जहां से हॉट एयर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर के अंदर इनलेट करवाई जाती है, अंदर डाली जाती है, कंप्रेस कराई जाती है। पंखे लगे होते हैं बड़े बड़े अंदर डालने के लिए।
ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द फर्नेस हैज आउटलेट फॉर गैसेस, ये ऊपर मैंने बताया ऊपर के हिस्से में आउटलेट बना होता है, यहाँ से जो भी केमिकल रिएक्शन होकर के गैस बनती है वो बाहर निकलती है, ठीक है। ओके, द लोअर पोर्शन हैज टू आउटलेट, नीचे दो आउटलेट मैंने आपको और बताया, एक से स्लैग निकलता है अपर से, और लोअर वाले से मोल्टन आयरन निकलता है। द फर्स्ट हायर वन फॉर स्लैग एंड द सेकंड वन फॉर मोल्टन मेटल। तो ब्लास्ट फर्नेस के लिए ये 2-3 पॉइंट्स बहुत इजी पॉइंट्स हैं, आपके बुक के पॉइंट्स हैं, आराम से आप 2-3 स्टेप में ब्लास्ट फर्नेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ब्लास्ट फर्नेस पूछा जाए तो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आयरन की मेटलर्जी किस तरह से होती है, इसको देखिए। मेटलर्जी ऑफ आयरन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी तक तो हम ब्लास्ट फर्नेस डिस्कस कर रहे थे, अब यहां से आगे हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो मेटलर्जी ऑफ आयरन आपकी टेक्स्ट बुक में तो काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, हमने इसको आंसर देने के वे में जो है कन्वर्ट करके यहाँ पर नोट किया है, तो इसको आप आराम से नोट करिए और सारी चीजें इसको डिटेल के साथ समझिए और डिटेल के साथ लिखिए, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिस तरह से सवाल आएगा उस तरह से आपको आंसर देना, और सवाल बड़े नंबरों के लिए आता है, 5 नंबर 6 नंबर इस तरह के क्वेश्चन इसके लिए पूछे जाते हैं, यानी मेटलर्जी ऑफ आयरन के रिगार्डिंग 5 नंबर 6 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है बड़े नंबरों के लिए आता है, इसलिए इस चैप्टर से आपको मेटलर्जी ऑफ आयरन को हर हाल में प्रिपेयर करना ही है। तो ये 1 साल 2 साल छोड़ छोड़ के ये सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और कंसंट्रेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये होता है कि आयरन का जो ओर है हेमाटाइट, यूजुअली हमारे छत्तीसगढ़ में हेमाटाइट ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हम लोग हेमाटाइट से ही आयरन निकालते हैं। और हेमाटाइट ओर का फॉर्मूला होता है, यहाँ हमने लिखा है देखिए Fe2O3। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का ये मतलब होता है कि हमारा जो ओर है उसमें से इम्प्यूरिटी को अलग करना, और यहाँ पर इम्प्यूरिटी को अलग करने के लिए हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक बात। और ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द ओर इज द फर्स्ट प्रोसेस फॉर मेटलर्जी ऑफ आयरन। द ओर यानी हेमाटाइट ओर इज क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर यूजिंग ए क्रशर और स्टैम्प मिल विच इज देन कंसंट्रेटेड यूजिंग ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। तो ये आपको सिर्फ एक लाइन में इसको कवर कर लेना है कि हमको क्या करना है, हेमाटाइट का और उसको पाउडर बना लेते हैं, और पाउडर बनाने के बाद किससे बनाएंगे, क्रशर से बनाएंगे या स्टैम्प मिल वगैरह से बनाएंगे जो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, और उसके बाद फिर हम ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड लगा करके ओर को और इम्प्यूरिटी को अलग अलग कर लेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, हो गया। उसके बाद जब ओर अलग हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर हो जाएगा, तो उसको फिर हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, यानी रोस्ट करते हैं। क्या करेंगे, रोस्ट। तो रोस्टिंग करेंगे तो इसमें भाई किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो गर्म करने से उसके अंदर जो और बची कुछ इंप्यूरिटी होगी वो भी उड़ जाएगी, वेपराइज हो जाएगी, ठीक। तो जैसे आर्सेनिक इसमें इंप्यूरिटी मौजूद रहती है, सल्फर इंप्यूरिटी मौजूद रहती है, तो हम जब इसको गर्म करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट होकर के, ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी आप देख सकते हैं, आर्सेनिक AS ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। किसी भी चीज को गर्म करना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो आर्सेनिक ऑक्साइड बन करके ये वेपराइज हो जाएगा, ये इंप्यूरिटी जो है ये उड़ गई, आर्सेनिक खत्म हो गया। सल्फर मिट्टी को बोलते हैं या गंधक को बोलते हैं, ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना करके ये भी रिलीज हो जाता है, उड़ जाता है। तो जो भी इंप्यूरिटी बची कुची रहती है वो रोस्टिंग करने से यानी जलाने से उड़ जाता है, ठीक बात। ज्यादातर इसमें हमने देखा कि इंप्यूरिटी जो है वो धूल मिट्टी ही होती है, सैंड ही होता है एज ए इंप्यूरिटी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग इसमें जो डालते हैं ऊपर से, यहाँ पर मैंने बताया ना, ये देखिए ब्लास्ट फर्नेस में जो रोस्टेड ओर होता है उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन और कोक मिला करके डालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल, सैंड, पेबल्स, इंप्यूरिटी इनके साथ मिक्स होकर के इनको इनको पिघला करके इनको अलग निकाल देता है, इंप्यूरिटी के साथ मिक्स होके अलग कर देता है। बाद में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे, याद रखिएगा, आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। और स्मेल्टिंग भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चीजों को पिघलाना, ठीक। दिस प्रोसेस इज स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं, जो ऊपर हम लोग ओर में मिक्स करके नीचे डालते हैं, ठीक बात। तो पहला प्रोसेस सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करते हैं, यानी ओर में से इंप्यूरिटी को अलग करते हैं। तो इधर के इतने सारे पोर्शन अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, कि फर्स्ट लाइन आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन दिखाने के लिए है, आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये आंसर बहुत छोटा हो जाएगा, देखने में सुनने में बड़ा लग रहा है, मैं आपको मेन स्टेप बताते जा रहा हूं कि आपको एग्जाम के हिसाब से क्या क्या पॉइंट लिखना है।
अगर आप ये पूरा लिखेंगे तो गुड इनफ, और पूरा नहीं लिख पा रहे हैं तो ये ऊपर का जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इतना आपको लिखना ही है पहला स्टेप बना के। ठीक, बीच वाला आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल का मतलब क्या होता है, अभी जो ऑक्साइड ओर आपको मिला है उसमें से मेटल को निकालना। ये प्रोसेस ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, अब यहां ध्यान से देखिएगा। द रोस्टेड ओर, अभी अभी जो हमने ओर को रोस्ट किया है, रोस्ट करने से वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। यानी पहले या तो आपका ओर सल्फाइड वाला ओर रहा होगा या कैल्शियम कार्बोनेट वाला ओर रहा होगा, जिसको आपने रोस्ट किया। और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो स्टेप होते हैं, जिसमें से सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को हम किस में चेंज करते हैं, ऑक्साइड में। तो जलाने भूनने के बाद हर चीज अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑक्साइड में जब कन्वर्ट हो जाएगा रोस्ट करने के बाद, तो हमारा जो रोस्टेड ओर है यानी ऑक्साइड ओर, उसके साथ हम लोग लाइम स्टोन मिक्स करते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और कोक मिक्स करते हैं यानी कार्बन, और ऊपर से यहां से हम लोग इसको फीड कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऊपर से हम लोग रोस्टेड और कैल्शियम कार्बोनेट और कोयला कोक, इसको फाइन पाउडर बना के मिक्स करके ऊपर से डालते हैं। अब ये अलग अलग टेम्परेचर से होकर के नीचे गुजरता है, तो इनका केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, और नीचे से हम लोग हॉट एयर को कंटिन्यूअसली ब्लो करते रहते हैं, यहां से गर्म हवाएं 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म गर्म हवाएं नीचे से आती रहती हैं। ऊपर से हमने ओर को डाल दिया पाउडर बना के। ठीक, अब इनका केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। देखिए, द टेम्परेचर थ्रू आउट द ब्लास्ट फर्नेस डज नॉट रिमेन द सेम। मैंने पहले बताया कि अलग अलग पोर्शन का टेम्परेचर अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता। इसलिए ऊपर से जो हमने पाउडर और मिला करके डाला है लाइमस्टोन और कोयले के साथ मिक्स करके, उनको अलग अलग टेम्परेचर से होकर के गुजरना पड़ता है, उनका केमिकल रिएक्शन अलग अलग होता है। ये तमाम बातें आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली द टेम्परेचर इज 200 डिग्री सेल्सियस, एट द एंड इट रीचेस 1600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर देखिए, शुरू में इसका टेम्परेचर यहाँ कम रहता है 200 डिग्री सेल्सियस, और नीचे पहुंचते पहुंचते यहाँ का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। तो 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बीच में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन होंगे। अब वो कैसे होंगे यहाँ आगे हम देख रहे हैं। देखिए, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होते हैं रिडक्शन के लिए, उसको हमने यहां पर अलग से टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। तो पहला हमने बनाया रिडक्शन एरिया। ये जो ऊपर वाला आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन एरिया। रिडक्शन एरिया, ठीक है। अब यहां कौन से रिएक्शन होते हैं, देखिए हमने जो रोस्टेड ओर डाला है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला है और कोयला डाला है। तो कोयला कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, या कोयला ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। वो फिर आयरन के साथ रिएक्शन करेगा और आयरन को अलग करवाएगा और ऑक्सीजन को अलग करवाएगा, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अलग करवाएगा। समझिएगा ना ध्यान से। अब देखिए केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है ना। सबसे पहले हमने जो रोस्टेड ओर के साथ कोक मिलाया है, कार्बन। तो कार्बन जब हम नीचे से गरम गरम हवाएं इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, हॉट एयर इसमें ब्लो कराते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हम जो कोल डालते हैं, कोयला, वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कोयला हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें यूज करते हैं, डालते हैं। तो पहले रिएक्शन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो एक्स्ट्रा कोक के साथ फिर से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देती है, सीओ। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना आप सबको आता है। उसके बाद जो फर्दर और कोयला होता है, उसका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन होता है। जो कोक, एक्स्ट्रा कोक हम लोग डालते हैं, वो इनसफिशियंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से लोग समझाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप अपना परीक्षा बोर्ड देखेंगे, परीक्षा सार देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में झोल झाल मिलेगा। बुक में देखेंगे अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन रहेगा। केमिकल रिएक्शन से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक रिएक्शन भी लिखोगे तो चलेगा। ये 3-3 स्टेप में रिएक्शन लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, आप 1 या 2 याद करके लिख दीजिएगा, चल जाएगा। जैसे सिर्फ आपको ये बताना है कि कोयला और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के दिखा दीजिए, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना के दिखा दीजिए, बस काफी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोक जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन के साथ रिएक्शन करके, फर्दर कोयले के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। बस इतना काफी है। आई बात समझ? ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। 2 केमिकल रिएक्शन आपको इसमें से याद कर लेने। ठीक, बीच के ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं,
ये भी आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है। अभी जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये वही चीजें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो आपको सिर्फ ये पहला पॉइंट बनाना है रिडक्शन एरिया, और एक लाइन जो हमने नोट की है उसके साथ ये नोट करना है कि यहाँ का टेम्परेचर जो है 400 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अपर पोर्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस का, और यहाँ पर ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो कोई 2 रिएक्शन लिख लीजिए या तीनों लिख लीजिए या कोई एक लिख लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपको भरपूर नंबर मिलेगा। अगला देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी तो हमने जो ओर इसमें डाला है रोस्टेड ओर, वो यहां बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा। और हमने जो कोयला डाला है वो भी रोस्टेड ओर यानी हेमाटाइट के साथ ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके फिर रिडक्शन करवा के आयरन को अलग कर देगा और गैस को अलग कर देगा, और वो गैस यहाँ से आउटलेट जो है हमारी दो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। आई बात समझ में? तो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती कंटिन्यूअसली। ठीक, अब यहाँ देखिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी। ऑक्साइड ओर्स जो हमने यहाँ पर डाला है रोस्ट किया हुआ ओर यानी ऑक्साइड ओर, क्योंकि पहले सल्फाइड था या कार्बोनेट था, तो हम इसको रोस्ट करते हैं तो रोस्टिंग से ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं ओर्स जो हैं। तो ऑक्साइड और रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अभी अभी यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस बनी है, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, कहीं से भी, तो हमने जो ओर डाला है ऑक्साइड ओर, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या क्या देती हैं देखिए, पिघला हुआ लोहा, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप रिएक्शन को इस तरह से दिखा सकते हैं, ये आगे क्वेश्चन में भी कवर किया जाएगा। ये देखिए, दिस इज हेमाटाइट, हेमाटाइट ओर Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बनी उसके साथ इसका हमने रिएक्शन करवाया, ये आयरन अलग हो गया और यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस यहां से रिलीज हुई। तो यहां से पिघला हुआ आयरन मिला हमको। उसके बाद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमाटाइट ऑल्सो रिएक्ट विद द कोक टू गिव आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये जो हमने हेमाटाइट और यहां ऊपर से डाला है, ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन नहीं करती भाई, कोयला भी तो हमने डाला है, तो इसका हेमाटाइट का थोड़ा सा रिएक्शन कोयले के साथ भी होता है, और कोयले के साथ रिएक्शन हो करके ये फिर हमको आयरन देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। तो पहले रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, दूसरे रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपको लिखने हैं, इसको आप नहीं काट सकते, कंजूसी नहीं कर सकते। ठीक बात। इन दिस वे आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन। दोनों में देखिए, यहां से भी हमको आयरन मिल जाता है और यहां से भी हमको आयरन मिल जाता है। दिस इज स्पंज आयरन, पिघला हुआ मुलायम लोहा रहता है ये। आई बात समझ? आगे बढ़ेंगे। अब नीचे का जो पोर्शन है बीच वाला जहां का तापमान अभी अभी हमने आपको बताया कि ये जो तापमान है ये 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस का रहता है। इसका हमने नाम रखा है स्लैग एरिया, स्लैग एरिया। और ऊपर का ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन एरिया, जहां का टेम्परेचर 400 से 900 डिग्री सेल्सियस है। दिस एरिया इज रिडक्शन एरिया। और जहां का टेम्परेचर 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस है, ये बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? स्लैग एरिया। यहां से स्लैग यानी इंप्यूरिटी को हम लोग अलग करते हैं। देखिए, दिस एरिया हैज द टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर ये रिएक्शन होता है। अब ध्यान से देखिए, ऊपर से जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं लाइम स्टोन को, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब यहाँ का तापमान वैसे बहुत ज्यादा है, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं अपन? फ्लक्स बोलते हैं। हाँ जी, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम हमने रखा है फ्लक्स। कहां से बना फ्लक्स? दिस इज फ्लक्स। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊपर से चूने का पत्थर हम डालते हैं, 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर के ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये तो गैस है, ये तो लिबरेट होगी ऊपर। कैल्शियम ऑक्साइड गैस इंप्यूरिटी अलग करने के लिए यूज किया जाता है, इसी वजह से इसको फ्लक्स बोलते हैं। और नीचे हमने ये डेफिनेशन भी बनाया है, इसको आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। द कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज यूज टू रिमूव इंप्यूरिटी। समझ में आया? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ये किस लिए उपयोग किया जाता है? इंप्यूरिटी को दूर करने के लिए। और इसका नाम हमने क्या रखा है? दिस इज नोन एज फ्लक्स। याद कर लेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है यहाँ पर, फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जब ये फ्लक्स बनता है तो ओर में इंप्यूरिटी क्या होती है?
सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये इंप्यूरिटी है। तो ये फ्लक्स इस इंप्यूरिटी के साथ कंबाइन होकर के ये इंप्यूरिटी बना लेता है। इस इंप्यूरिटी का नाम हमने क्या रखा है, स्लैग। और स्लैग भी इंप्यूरिटी ही है, याद रखिएगा। कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट। इसको हम लोग स्लैग का नाम देते हैं। यहां देखिए स्लैग, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। दिस इज द स्लैग। द फ्लक्स रिएक्ट विथ सिलिका। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसको सिलिका बोलते हैं। धूल मिट्टी, सिलिका यानी मिट्टी होता है, धूल। तो ये जो फ्लक्स बना कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिलिका के साथ रिएक्ट करके, यानी इंप्यूरिटी के साथ रिएक्ट करके जो इंप्यूरिटी बना के अलग होता है, पिघला हुआ इंप्यूरिटी, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट। इसी का नाम हमने स्लैग रखा है। द फ्लक्स रिएक्ट विथ सिलिका टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट, ऑल्सो नोन एज स्लैग। अच्छा, अब एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है स्लैग और फ्लक्स में। बच्चे कभी कभी फ्लक्स को ये लिख देते हैं कि कैल्शियम सिलिकेट फ्लक्स है, समझ आया। और कभी कभी जब स्लैग पूछा जाता है तो हम बोल देते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड स्लैग है। ऐसा नहीं है। स्लैग याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होता है गर्म होकर के, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम हमने फ्लक्स रखा है। फ्लक्स क्यों, क्योंकि ये सिलिका के साथ मिक्स होकर के इंप्यूरिटी को पिघला के अलग करता है। तो ये फ्लक्स है, इंप्यूरिटी अलग करने वाले को फ्लक्स बोलते हैं, और वो कैल्शियम ऑक्साइड है, याद रखिएगा। और स्लैग किसको बोलते हैं, ये फ्लक्स जो है इंप्यूरिटी यानी सिलिका के साथ मिक्स होकर के जो मोल्टन कंपाउंड बनाता है, पिघला हुआ इंप्यूरिटी, उस पिघले हुए इंप्यूरिटी को हम लोग स्लैग बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन अलग अलग आपको याद रखना है। आई बात समझ में। तो पहला तो आप समझ गए, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी फ्लक्स में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये जो फ्लक्स होता है ये सिलिका के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है। और स्लैग कहां से निकल जाएगा, ये जो पोर्शन नीचे वाला आपको दिख रहा है ना, अपर स्लैग लेवल, तो डेंसिटी में डिफरेंस होने के कारण इंप्यूरिटी जो है यहां इस दरवाजे से बाहर निकल जाती है और पिघला हुआ लोहा नीचे चला जाता है और यहां से बाहर निकलता है। आई बात समझ में। तो नीचे के दो पॉइंट देखिए, एट हाई टेम्परेचर इन द फर्नेस लाइमस्टोन डिसोसिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब वही बात है, आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप एग्जाम के लिए स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप ये दो लाइनें केमिकल रिएक्शन की लिखेंगे, बस उतना काफी है। Since this is an endothermic reaction, therefore limited quantities of the limestone are added to the furnace because excess of limestone can reduce heat and cause energy loss. ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। कैसा? दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं डालना चाहिए। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता है, 1 नंबर 2 नंबर का, कि आयरन के मेटलर्जी के समय एक्स्ट्रा अमाउंट में लाइमस्टोन को क्यों नहीं डालना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों नहीं डालना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब केमिकल रिएक्शन होता है, वो ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करने वाला। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन है, इतनी गर्मी मेंटेन है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपने ज्यादा डाल दिया तो ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो भट्ठी के अंदर का टेम्परेचर कम होने लग जाएगा, और कम होगा तो फिर आपका आयरन का मेटलर्जी नहीं हो पाएगा, तो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को ज्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका यहां प्रिपेयर होता है, उसका आंसर आप यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि लिमिटेड अमाउंट में क्यों डाला जाता है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, कि लाइमस्टोन को लिमिटेड अमाउंट में क्यों डाला जाता है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, यहां से नोट कर लेंगे। अगला देखिए, तीसरा स्टेप जो है, ये तीसरा पोर्शन है कंबशन एंड स्मेल्टिंग एरिया। तो हमने ऊपर वाले एरिया का नाम क्या रखा है, रिडक्शन एरिया। मिडिल वाले एरिया का नाम क्या रखा है, स्लैग एरिया। ये स्लैग एरिया हो गया, ये वाला रिडक्शन एरिया हो गया। अब लास्ट वाला पोर्शन जो है 1200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस तक, इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग एरिया। स्मेल्टिंग एरिया, स्मेल्टिंग एरिया पिघलाना, मेल्ट करना, और यहीं से तो फिर इंप्यूरिटी अलग होती है और मोल्टन आयरन अलग अलग होता है। देखिए यहां का टेम्परेचर कितना होता है, सिंस द फर्नेस टेम्परेचर केप्ट बिटवीन 1200 डिग्री सेल्सियस टू 1600 डिग्री सेल्सियस, 1200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर यहां पर मेंटेन रहता है। आयरन एंड कैल्शियम सिलिकेट रिमेन इन मोल्टन स्टेट। दोनों चीजें यहां से देखिए, यहां से ये जो कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना, और इसके पहले ये जो स्पंज आयरन हमको मिला था, पिघला हुआ लोहा, रिडक्शन के कारण दोनों मोल्टन स्टेट में रहते हैं। आई बात समझ में। जब दोनों मोल्टन स्टेट में रहेंगे तो जाहिर सी बात है इंप्यूरिटी हल्की होगी और आयरन भारी होगा, तो भारी चीज ग्रेविटी के कारण नीचे चली जाएगी
और हल्की चीज ऊपर रह जाएगी, यानी इंप्यूरिटी स्लैग कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट को हम लोग अपर पोर्शन से यहां से प्राप्त कर लेते हैं और पिघला हुआ लोहा नीचे बैठ जाता है और उसको हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए देयर डेंसिटी इज बीइंग डिफरेंट, दोनों का यानी इंप्यूरिटी स्लैग का और मोल्टन आयरन का डेंसिटी अलग अलग होता है। दैट्स व्हाई दे कलेक्ट इन द टू लेयर्स एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस एंड आर रिमूव थ्रू आउटलेट्स एट टू डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां से जो लोहा हमको मिलता है उस लोहे को हम क्या बोलते हैं, पिग आयरन। द आयरन दस ऑब्टेन हैज हाई क्वांटिटी ऑफ कोक, यानी अभी जो ये जो लोहा निकला है भाई कोयले के साथ मिक्स करके डाले थे ना, तो इसमें अभी भी कोयले की मात्रा रहती है, इंप्यूरिटी थोड़ी बहुत रहती है, और ऐसे आयरन को क्या बोलते हैं, पिग आयरन। अब इसको प्योर करने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, अलग अलग ग्रेड के लोहे बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए। तो देखिए डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिफाइन दिस आयरन एंड दिस गिव्स आयरन ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स। अलग अलग ग्रेड का लोहा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और जैसे कास्ट आयरन और रॉट आयरन, ये दो डिफरेंट डिफरेंट आयरन के ग्रेड के नाम है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आयरन है। एक टाइप के आयरन को बोलते हैं कास्ट आयरन और एक टाइप के आयरन को बोलते हैं रॉट आयरन, रॉट। ठीक है, तो फिर ये बात की टेक्निक है कि हम उसको सॉफ्ट आयरन बनाएं, हार्ड आयरन बनाएं, जैसा चाहे वैसे बना लें। ठीक, अब यहां से कुछ क्वेश्चंस देखिए, वो आपको यहां से इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आपके हेल्प में आएंगे। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम कवर करेंगे, मेटलर्जी ऑफ आयरन। इसके बाद जो दो टॉपिक रह गई हैं वो इसके बाद कवर की जाएंगी। पहला सवाल है, विच रिएक्शन आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग हाई टेम्परेचर विद इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कौन सा रिएक्शन यूजफुल होता है, यानी किस रिएक्शन के कारण फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हाई टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन कौन सा है, जो एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन होगा, जहां पर मैंने बताया था। तो ये रिएक्शन यहां पर देखिए, हेमाटाइट ओर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके स्पंज आयरन, पिघला हुआ लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें से कंटिन्यूअसली हीट बाहर निकलती रहती है, यानी ये रिएक्शन जितना ज्यादा होगा इसमें से हीट निकलेगी और भट्टी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो याद रखिएगा, यही वो केमिकल रिएक्शन है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज में आता है। सो फॉर मेंटेनिंग हाई टेम्परेचर इन द ब्लास्ट फर्नेस, ऑक्साइड ओर यानी हेमाटाइट रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये लिख लेंगे आप अपने शब्दों में। दूसरा, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्लक्स। अब ये भी हम डिस्कस कर रहे थे ना, कौन सा कंपाउंड एज ए फ्लक्स यूज किया जाता है इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल। आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, मेटलर्जी करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए कौन से मेटल को कौन से कंपाउंड को एज ए फ्लक्स हम लोग यूज करते हैं। तो फ्लक्स का मैंने नाम बार बार गिना दिया, इसलिए आपको अब ये याद हो जाना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO इज यूज्ड एज ए फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। हो गया जी। तो इस वीडियो में इतना ही, आराम से आप इन सभी चीजों को प्रिपेयर करिए। ठीक, इसका क्वेश्चन भी आगे एक्सरसाइज में आएगा, तो उसको हम वहां पर अलग से डिटेल से कवर नहीं करेंगे, यही वीडियो उसके आंसर के तौर पर काफी है। तो मैं बुक देख करके थोड़ा आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, ताकि वहां पर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो पेज नंबर 156 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। पेज नंबर 156 में क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट एज पर द फॉलोइंग स्टेप। और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे ब्लास्ट फर्नेस मेटलर्जी ऑफ आयरन नहीं पूछता, ये क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है। और इसमें 3 स्टेप में पूछा जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मैंने करवा दिया, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड मेटल मैंने करा दिया अलॉन्ग विद केमिकल इक्वेशंस। ठीक, और तीसरा है डायग्राम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस। तो शुरू में हमने ब्लास्ट फर्नेस ही तो डिस्कस किया था, तो सारी चीजें हमने कवर कर ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कवर हो गया और हमारे चैप्टर का टॉपिक भी कवर हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप कर देंगे, ये बोल के कि इसका आंसर हमने ऑलरेडी डिटेल के साथ कवर किया हुआ है 33 मिनट में। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।